हेलो मेरे प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल। बढ़िया साहब। तो कैसे हो मेरे बब्बर शेर और शेरनियों। उम्मीद करते हैं आप सभी एकदम मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और लाजवाब तरीके से तैयारी भी कर रहे होंगे। और आपकी तैयारी में चार चांद लगाने के लिए फिर से हम हाजिर हैं एक मजेदार टॉपिक के साथ। प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में हम फिजिक्स का एक और नए पैटर्न पर आधारित क्वेश्चन पेपर लेकर के आए हैं। इसका भैया पूरा सॉल्यूशन हम देखेंगे। और आज आपके माइंड में जो तरह तरह के थॉट चल रहे हैं ना कि क्वेश्चन पेपर का पैटर्न क्या होगा, कितने क्वेश्चन आएंगे, सारा का सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। क्योंकि जो आपका 27 फरवरी का पेपर आना है, सेम पैटर्न पर क्वेश्चन पेपर रहेगा। यानी ऐसा ही क्वेश्चन पेपर आपका 27 फरवरी का फिजिक्स का रहने वाला है। ठीक है भैया। तो ये 2026 के लिए है बच्चों, और एकदम नए पैटर्न पर आधारित, ठीक, फिजिक्स का बोले तो भौतिक विज्ञान का पेपर है। ठीक भैया, किस चीज का? भौतिक विज्ञान का है। भौतिक विज्ञान का ये पेपर है। ठीक है, भौतिक विज्ञान का पेपर है। और यहां पे ध्यान देना, हर एक क्वेश्चन पेपर में हम बताते हैं कि ये जो आपका क्रमांक लिखा होता है, यानी जो नंबर लिखा होता है, ये आपके पेपर सेट का, क्योंकि जैसे 5 सेट 7 सेट बनते हैं तो उसका ये नंबर है कि भैया जो आपको सेट मिलेगा यही सेट नंबर, ये क्या है, आपको अपनी कॉपी में लिखना होता है। इसी से पता चलता है कि जब आपकी सारी कॉपी चेक हो जाती है तो सब कॉपी का जो नंबर है वो मिला करके लास्ट में आपको दिया जाता है। ठीक। और फिजिक्स में भैया आपका जो पूर्णांक है वो 70 रहने वाला है, यानी 70 नंबर का क्वेश्चन पेपर होगा। यहां आपको रोल नंबर फिल करना है, यहां अपना जो नाम है फिल कर देना है। यहां पर लिखा रहेगा कि आपका जो क्वेश्चन पेपर है कितने पेज में रहता है, और यहां पर भी नंबर दिया रहेगा। और उसके बाद भैया आपका जो क्वेश्चन पेपर होगा, हर एक पेपर के लिए समय जो निर्धारित है 3 घंटे 15 मिनट, हर एक क्वेश्चन पेपर के लिए। और इसमें भैया निर्देश आपका भर भर के रहेगा। ठीक, जो इंस्ट्रक्शन दिया रहेगा, निर्देश वो भर के रहेगा। यानी प्रारंभ में 15 मिनट आपको प्रश्न पत्र यानी क्वेश्चन पेपर पढ़ने के लिए दिया जाएगा। और आपका जो प्रश्न पत्र है भैया, एक चीज ध्यान देना, क्वेश्चन पेपर 5 खंड में डिवाइड होगा। यानी ये पूरा का पूरा जो फिजिक्स का पेपर है उसमें 5 खंड होंगे। ठीक है, खंड आ, खंड बा, खंड सा, खंड दा और खंड या। इस तरह से भैया 5 खंडों में पूरा पेपर बंटा रहेगा। और यहां पे भैया दिया रहेगा कि कौन सा खंड में कितने क्वेश्चन आने हैं। अब देखिए, जैसा कि भाई दिया रहेगा कि खंड आ जो होगा वो बहुविकल्पी प्रश्न का होगा, इसमें प्रत्येक प्रश्न 1 नंबर वाला रहेगा। खंड जो बा होगा वो अति लघु उत्तरी यानी 1 लाइनर होगा, इसमें प्रत्येक प्रश्न 1 नंबर का रहेगा। और खंड जो सा होगा वो लघु उत्तरी होगा, और इसमें भैया प्रत्येक प्रश्न 2 नंबर का। और खंड जो दा होगा वो लघु उत्तरी टाइप, यहाँ पे टाइप 1 टाइप 2 रहेगा, इसमें प्रत्येक प्रश्न जो है वो 3 नंबर का। सबसे ज्यादा यही रहता है भैया, जो 3 नंबर वाला क्वेश्चन रहता है। ठीक है। और उसके बाद जो खंड या होगा वो विस्तृत उत्तरी प्रश्न का होगा, और इसमें प्रत्येक क्वेश्चन कितने नंबर वाला? 5 नंबर वाला। तो इस तरीके से प्यारे बच्चों आपका क्वेश्चन पेपर डिवाइड होगा 5 खंडों में। चलिए शुरू करते हैं, क्योंकि भैया हमको अच्छे से समझना है ताकि एग्जाम में कोई भी समस्या ना हो इससे रिलेटेड। ठीक, जो मतलब क्या कहते हैं, खंड जो अब आ होगा यहीं से शुरुआत होगी। और हमने बताया ना, खंड आ में आपका हर एक प्रश्न यानी 6 प्रश्न होगा टोटल, और 6 के 6 आपके बहुविकल्पी होंगे यानी ऑब्जेक्टिव होंगे। तो ये आपका भाई बहुत अच्छा सा टॉपिक होता है, क्योंकि 6 बहुविकल्पी का मतलब 6 नंबर आपके भैया 1-1 नंबर वाला, ये ज्यादातर आसान होते हैं। चलिए देखते हैं। जैसा कि ये क्वेश्चन दिया है, पहला क्वेश्चन कि दो वोल्टता के 2 बल्बों के प्रतिरोधों का जो अनुपात है वो 1:2 है, और ये श्रेणी क्रम में जोड़ने पर कह रहा है उनमें शक्ति क्षय का अनुपात क्या हो जाएगा। ठीक है, देखिए भैया यहां पे अगर बात कर ले, एक न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन दिया है। सबसे पहले ये R1 और R2, R1 अनुपात R2 यूं कह सकते हैं भैया कि इसमें R1 R2 का मान दिया है।
ठीक है, यहां पर दिया किसका मान है बच्चों, ये R1/R2 दिया है 1/2, यानी यहां पे वही चीज दिया है ना कि R1/R2 यानी 1/2। इस हिसाब से हम ये कह सकते हैं कि R1 का मान 1 है और R2 का मान 2 है। ठीक, इतना क्लियर हुआ। आगे कह रहा है कि शक्ति 6 का भैया एक फार्मूला होता है, H बराबर I² RT होता है, ये फार्मूला होता है। लेकिन यहां पर एक चीज ध्यान देना, यहां पे भैया अब अगर हम H1 बराबर करेंगे तो ये आपका I² ये R1T हो जाएगा, और नीचे यहां पे H2 बराबर भी लिखेंगे तो ये I² R2T हो जाएगा। तो ये भैया आपका पूरा का पूरा कट जाएगा। यूं कह सकते हैं H1/H2 बराबर कितना हो जाएगा, यहां पे R1/R2 बचेगा। मतलब अब मान रख दीजिए भैया, मान रख दीजिए H1/H2 बराबर कितना 1/2, क्योंकि R1/R2 का मान ही है। तो इस हिसाब से भैया जो H1/H2 आया वो 1/2, मतलब जो भैया रेशियो यहां दिया गया है वही आपका आंसर भी हो जाएगा। ठीक है भैया, वही आपका प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा आंसर। तो भैया 1/2 किसमें है, सी में। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, क्योंकि शक्ति 6 ये फार्मूला एक होता है H बराबर I² RT। ठीक, ये एक फार्मूला है, तो यहां से हमने आराम से निकाल लिया। ठीक, क्योंकि यहां पे समान वोल्टता बोला जा रहा है, प्रतिरोध दिया गया है, तो भैया जाहिर सी बात है ये I और T क्या है, ये भी समान होंगे। ठीक, आई बात समझ में। चलिए आगे क्वेश्चन पर चलते हैं भैया। अगला प्रश्न प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि 102 प्रतिरोध है, 102 प्रतिरोध, एक मिनट भाई कुछ गलती लग रही है। हाँ, गलत, यहां पे वैल्यू गलत लिखा है, 102 नहीं भाई, अगर 102 होता भी तो ओम होता। तो यहां पर 10 ओम प्रतिरोध दिया है। कितना दिया है भैया, तो यहां पे दिया है कि 10 ओम प्रतिरोध। वही तो कह रहे हैं कि 102 प्रतिरोध क्या, या तो भाई 102 ओम प्रतिरोध होता। तो 10 ओम प्रतिरोध तथा 10 हेनरी स्वप्रेरकत्व की एक कुंडली 50 वोल्ट की एक बैटरी से जुड़ी है, तो कुंडली में संचित ऊर्जा कितनी हो जाएगी, 125 जूल, 62.5 जूल, 250 जूल, या फिर भैया कह रहा है कि 500 जूल। तो प्यारे बच्चों कौन सा हो जाएगा, देखिए जिसमें रेजिस्टेंस दिया हो, मतलब भैया यहां पे दिया किसका मान है, एक तो आर का मान दिया है 10 ओम, फिर आगे दिया है एल का मान दिया है 10 हेनरी। ठीक है, और V का मान दिया है भैया 50 वोल्ट, और पूछ क्या रहा है, संचित ऊर्जा, संचित ऊर्जा। तो एक चीज ध्यान देना भैया, फार्मूला होता है कि U बराबर 1/2 L इंटू आई का स्क्वायर, LI²। बट यहां पे I का मान कैसे निकलेगा, तो I का मान निकालने के लिए भैया I बराबर V/R होता है। तो भैया V का मान कितना है, 50 है, और R का मान कितना है, 10 है। तो प्यारे बच्चों यहां से भैया 5 एम्पियर निकल आया इसका I का मान। तो इस फार्मूले से अब हम इजिली निकाल पाएंगे, है ना। यहां से हम निकाल पाएंगे U बराबर 1/2, L का मान कितना है 10 हेनरी, और I का मान कितना है 5, तो 5 का स्क्वायर कर दो, 2 पंजे 10 हो गया, U बराबर ये 5 हो गया, ये 25 हो गया। तो U बराबर कितना हो गया भैया, 125 जूल। ठीक है, 125 जूल। तो कौन सा सही होगा भैया, विकल्प यानी ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, यानी पहला विकल्प क्या होगा, सही होगा। ठीक है, जरूरी नहीं कि आपका बड़ा आसान देगा भैया, कभी कभार बहुविकल्पी में ही सारा क्वेश्चन ऐसे ही न्यूमेरिकल टाइप का दे देता है। ठीक, आगे देखते हैं प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न देखते हैं। और इस टाइप के क्वेश्चन हम करवाए भी हैं बहुविकल्पी में, याद हो। कह रहा है कि एक प्रकाशित तंतु में तंतु के ऊपर लेप की गई सतह का अपवर्तनांक होता है, यानी प्रकाशित जो तंतु है
ठीक, जो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पूर्ण आंतरिक परावर्तन आपने पढ़ा होगा। तो एक प्रकाशिक तंतु में तंतु के ऊपर जो लेप किया गया होता है उसका सतह का अपवर्तनांक होता है, तंतु के पदार्थ से अधिक होता है, तंतु के पदार्थ से कम होता है, तंतु के पदार्थ के बराबर होता है, तंतु के पदार्थ से कोई संबंध नहीं। तो इसका सीधा सा भैया एकदम बढ़िया सा जो सटीक आंसर होगा तंतु के पदार्थ से कम होगा, तभी जाकर के प्रकाशिक तंतु में पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना संभव हो पाएगी। ठीक है, ये ऑप्शन क्या होगा, यानी बी वाला सही हो जाएगा। आगे चलते हैं भैया, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन है कि एक खगोलीय दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता 10 तथा नेत्रिका की फोकस दूरी 20 सेमी है। आगे बोल रहा है कि अभिदृश्यक लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। मतलब क्या कह रहा है भैया कि अभिदृश्यक लेंस की फोकस दूरी, और विकल्प आपका दिया गया है 2 सेमी, 200 सेमी, 100 सेमी या 0.5 सेमी। तो क्या क्या दिया है, आवर्धन क्षमता यानी एम का मान दिया है 10, आगे दिया है नेत्रिका की फोकस दूरी यानी एफ ई का मान दिया है 20 सेमी। कितना भैया, 20 सेमी। आगे कह रहा है कि अभिदृश्यक यानी एफओ की फोकस दूरी निकालना है। ठीक, अगर आपको याद हो जब हमने भी क्या कहते हैं खगोलीय दूरदर्शी में जब अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बनता है तो उसके लिए आवर्धन का फार्मूला बताया था, m बराबर एफओ अपान एफ ई। ठीक है, याद आया कुछ, ये फार्मूला आपने पढ़ा था। m यानी आवर्धन कितना दिया है भैया, 10 दिया है, बराबर एफ ओ का मान पूछ रहा है और एफ ई का मान 20 है। तो एफ ओ बराबर कितना हो जाएगा भैया, ये हो जाएगा कितना भैया, 20 ढाई 200 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों कौन सा विकल्प सही है, तो भैया विकल्प आपका बी वाला सही है। ठीक है भैया, बी वाला विकल्प एकदम सही हो जाएगा। ठीक, आई बात समझ में। चलिए आगे चलते हैं बच्चों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि एक तत्व के परमाणु जो कि द्रव्यमान में भिन्न है, बोले तो उनका परमाणु भार अलग अलग है परंतु समान प्रकार के रासायनिक गुण रखते हैं, मतलब उनका परमाणु क्रमांक या प्रोटॉनों की संख्या वो बराबर है। तो ऐसे मतलब पदार्थ क्या या ऐसे तत्व क्या कहलाते हैं, सम न्यूट्रॉनिक, सम स्थानिक, सम भारिक, सम मतलब समावर्ती। देखिए जैसे मान लेते हैं एक x है एक y है, ये क्या है बच्चों, भिन्न भिन्न। जैसे इसका अगर इसका समझने का प्रयास करिए भाई, अगर इसका 40 है और इसका भाई 40 है तो इसका 41 है, लेकिन अगर इसमें 20 है इसमें 20 है तो इसका मतलब ये क्या है, बराबर हैं। और एक ही तत्व के वे परमाणु, आपको याद है हमने बताया है, एक ही तत्व के वे परमाणु जिनमें परमाणु क्रमांक समान हो या प्रोटॉनों की संख्या समान हो तो उसे समप्रोटॉनिक या फिर समस्थानिक कहते हैं। तो भैया यहां पर वही बात बोली जा रही है। तो इनके भैया क्या है, द्रव्यमान, ऊपर क्या होता है, ये द्रव्यमान संख्या होती है जो होता है परमाणु भार जिसे बोलते हैं अपन। तो ऐसे पदार्थ भाई परमाणु क्रमांक जब बराबर है तो वो समस्थानिक कहलाएंगे, यानी इनमें इसमें भी विकल्प आपका बी वाला सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, 6 बहुविकल्पी होते हैं, अगर 6 बहुविकल्पी हो गए भैया तो यहीं से 6 नंबर 70 नंबर के पेपर में 6 नंबर तो आपका एकदम मजे में निपट जाएगा। कह रहा वायु में प्रकाश की चाल 3 गुणे 108, अरे 108 नहीं है भैया, 108 नहीं 10 के घात 8, क्योंकि ये प्रकाश की चाल होती है। तो वायु में कह रहा है प्रकाश की चाल 3 गुणे 10 के घात 8, ठीक है, ये 3 गुणे में है, याद रखना 3 गुणे 10 के घात 8 मीटर पर सेकेंड है। और 1.5 अपवर्तनांक वाले कांच में प्रकाश की चाल क्या होगी। तो भैया देखिए ये दिया है सी का मान 3 गुणे 10 की घात 8 होता है मीटर पर सेकेंड, अपवर्तनांक है n बराबर 1.5,
तो प्रकाश की चाल पूछ रहा है, किसमें? कांच में। तो भैया फार्मूला होता है प्यारे बच्चों एक n बराबर c अपान v, या v बराबर हम कह सकते हैं n अपान, भैया v बराबर c अपान n भी कह सकते हैं। तो c का मान है 3 गुणे 10 के घात 8, n का मान है 1.5, 1.5 दूना 3, तो v बराबर कितना? 2 गुणे 10 के घात 8 मीटर पर सेकेंड। तो ऐसा विकल्प भैया आपको किसमें? ऐसा भैया मान पहला है 1.5 गुणे 10 के घात 8 ही है, तो ये दूसरा वाला सही हो जाएगा। ठीक है, ये समझो घात है, 2 गुणे 10 के घात 8, 108 मत समझ लेना। ठीक हो गया, समझ में आ गया। तो इतने आपके बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे फिजिक्स के क्वेश्चन पेपर में। टोटल 6 प्रश्न आपके रहेंगे बहुविकल्पी, ठीक, खंड आ में। चलिए अब उसके बाद आ जाते हैं खंड बा। तो खंड बा की जो शुरुआत होती है बच्चों, वह इसमें क्वेश्चन किस टाइप के होंगे, चलिए देखते हैं भैया। देखिए जो खंड बा होगा ना, इसमें भी प्रत्येक क्वेश्चन 1 नंबर वाला होगा। कितने नंबर का भैया? 1 नंबर वाला हर एक क्वेश्चन होगा। तो ये भी बड़ा आसान होता है। ठीक, जैसा कि पहला क्वेश्चन दिया गया है दूसरे का, ये पहला, किस प्रकार के लेंस का एक पृष्ठ समतल तथा दूसरा पृष्ठ उत्तल होता है? देखिए एक पृष्ठ कह रहा है समतल और दूसरा पृष्ठ कह रहा है कि उत्तल, दूसरा पृष्ठ उत्तल। तो भैया ये लेंस क्या कहलाएगा? समतलोत्तल। क्या कहलाएगा? इसका नाम क्या हो जाएगा? इसका नाम हो जाएगा समतलोत्तल। समतलोत्तल यानी समतल प्लस उत्तल, समतलोत्तल। यहां पे समतल और प्लस अवतल मतलब क्या है? उत्तल। ठीक है, समतल प्लस उत्तल है समतलोत्तल। बाकी समतल होता एक, अवतल होता समतल अवतल बोलते। तो यहां पर वही बोल रहा है ना कि किस प्रकार के लेंस का एक पृष्ठ समतल होता है तथा दूसरा पृष्ठ उत्तल। तो भैया समतलोत्तल लेंस में एक पृष्ठ समतल होता है और दूसरा उत्तल, यानी उत्तल का मतलब उभरा हुआ। ठीक है ना, आई बात समझ में? चलिए भैया अगला प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न क्या है? वैद्युत चुंबकीय प्रेरण से आप क्या समझते हैं? तो भैया ये क्वेश्चन आपने बढ़िया तरीके से पढ़ा है कि जब किसी कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन किया जाता है तो उसमें एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। इस घटना को ही क्या कहते हैं बच्चों? वैद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। ठीक है ना भैया, ये तो आसान सा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन की फोटॉन की ऊर्जा तथा संवेग में क्या संबंध? तो भैया जो क्या है, हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का जो 1 नंबर वाला क्वेश्चन की सीरीज करवाए थे, याद है ना? तो उसमें भी तो बताया था कि फोटॉन की ऊर्जा तथा संवेग में संबंध। तो भैया क्या होता है? लेमडा बराबर h अपान p। ये फार्मूला पढ़ा है कि नहीं? ये फार्मूला आपने पढ़ा है भैया, ठीक, ये फार्मूला आपने पढ़ा होगा। ठीक, ये होता है। तो समझ में आ गया? 1 मिनट, यहां ये बोल रहा है भैया फोटॉन की ऊर्जा के लिए, तो एक फार्मूला और आपने देखा था, E बराबर एच न्यू। ठीक है, ये पढ़ा था भैया आपने, एच न्यू, ये भी पढ़ा था, याद आया कुछ? तो यहां पर भैया न्यू बराबर सी अपान भी लेमडा होता है, तो ये वाला भी फार्मूला कह सकते हैं, या E बराबर एच न्यू बराबर सी अपान लेमडा, सी अपान लेमडा। अब एक चीज ध्यान दो, यहां से अब देखो लिंक जुड़ता हुआ चला जा रहा है। तो E बराबर अगर हम कहेंगे जब H ध्यान से समझिएगा, जब H अपान P बराबर लेमडा होता है, तो अगर यहीं से कुछ आगे पीछे करना चाहें तो इसमें फिर से इधर उधर हम कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको हमने बताया ना कई तरह से लिखा जा सकता है। आई बात समझ में? अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? तो चलिए पहले वैसे अगर देखना चाहते हैं देख लीजिए, वैसे देखने की जरूरत है नहीं, क्योंकि हम तो यहां क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कर रहे हैं कि किस टाइप का पेपर आएगा।
अगला क्वेश्चन देखते हैं। लेकिन हाँ, इसमें कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो रिपीटेड होते हैं भैया, आपके पेपर में भी हूबहू सेम का सेम मिल जाते हैं। यदि प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में शुद्ध धारिता को संधारित्र से जोड़ दिया जाए तो धारिता तथा वोल्टता के बीच कलांतर कितना होगा। देखिए, प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में अगर शुद्ध धारिता को संधारित्र से जोड़ दिया जाए तो धारा तथा वोल्टता के बीच जो कलांतर होता है प्यारे बच्चों, वो π/2 होता है। π/2 रेडियन होता है, या फिर इसी को हम 90 अंश कह सकते हैं। π/2 रेडियन या 90 अंश कह सकते हैं। अगला है कि विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक व विमा निकालिए। तो भैया यही निकाल देते हैं। देखिए, फार्मूला होता है रो बराबर RA/L। तो यहां से अगर ध्यान से देखिए प्यारे बच्चों, तो R क्या है, प्रतिरोध। प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, ओम। और A क्या है, क्षेत्रफल, इसका मात्रक मीटर स्क्वायर। नीचे लंबाई, लंबाई का मात्रक मीटर। 1 मीटर से 1 मीटर कट गया तो भैया इसका मात्रक आ गया ओम मीटर। क्या आ गया, ओम मीटर। और विमा की बात कर लें, विमा, अगर विमा की बात कर लें भैया, तो यहां से इसका विमा होता है mL3T−3, यानी T पे -3, A पे -2। जब ये फार्मूला वगैरह बताए थे, वन शॉट में ये सब कुछ बताया गया है, कोई नई चीज नहीं है भैया। ठीक है, अगला क्वेश्चन कि एक क्यों आवेश का कण v वेग से गति कर रहा है, तो इसके कारण दूरी पर उत्पन्न चुंबकीय, ठीक है, इसके कारण कोई r मान लेते हैं, कोई भी दूरी है, r दूरी है, तो इस पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का सूत्र लिखना है। तो प्यारे बच्चों, जब कोई r त्रिज्या का, मतलब r त्रिज्या का कोई गोला है, उस पे v वेग से कोई आवेश कण, मतलब जिसका आवेश क्या है, क्यों है, गति कर रहा होता है, तो त्रिज्या के लिए r बराबर mv/qb होता है कि नहीं, याद आया कुछ, mv/qb। इसका डेरिवेशन भी करवाए हैं, निगमन भी करवाए हैं चैप्टर नंबर 4 में, गतिमान आवेश तथा चुंबकत्व। तो बी के लिए पूछ रहा है, जब बी यहां ले जाएंगे तो भैया ये नीचे आ जाएगा, तो यहां पे हो जाएगा mv/, ये हो जाएगा q इंटू का r। तो ये फार्मूला हो जाएगा। ठीक है, ये कुछ क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं जो विगत ईयर में पूछे गए हैं, स्क्रीनशॉट कर लीजिए। हुआ, चलिए आगे चलते हैं। अब आ जाएगा भैया आपका खंड सा, यानी इसके पहले भी हर एक क्वेश्चन कितना, एक एक नंबर वाला था, खंड आ और खंड बा। खंड, अब देखते हैं, अब खंड पहले समझ लीजिए भाई, खंड बा में भी आपके 6 प्रश्न थे, खंड आ में भी 6, और सब में एक एक नंबर वाला, तो 12 नंबर का क्वेश्चन तो आपका एक एक नंबर वाला ही होगा। अब जो खंड सा होगा भैया, जो खंड सा होगा, ये कितने नंबर का होगा, तो खंड सा में हर एक क्वेश्चन 2 नंबर वाला। कितने नंबर का, 2 नंबर वाला। चलिए क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं भैया। पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है, तीसरे कक्षा में प्रदर्शित कीजिए या सिद्ध कीजिए या दिखाइए कि न्यूटन प्रति कूलाम तथा वोल्ट प्रति मीटर एक ही भौतिक राशि के मात्रक है, और उस भौतिक राशि का नाम भी लिखना है। और ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ है, इसलिए भैया इसको हम इंपॉर्टेंट कहेंगे बच्चों। ये कई बार आया है, फिर हो सकता है किसी पेपर में आ जाए। तो भैया देखिए, तो कह रहा है कि न्यूटन प्रति कूलाम, पहले समझने का प्रयास करिए। कह रहा है कि न्यूटन और प्रति कूलाम, न्यूटन प्रति कूलाम, इधर समझिए, यहां पे जगह है नहीं, पहले समझने का प्रयास करिए। कह रहा है कि न्यूटन और प्रति कूलाम दिया है, न्यूटन प्रति कूलाम। अगर इसको लेकर के चले हम, थोड़ी देर के समझिए, न्यूटन भाई बल का मात्रक होता है, बल को F से दर्शाते हैं, और कूलाम को Q से। तो F/Q ये किसके बराबर होता है, E के, E बराबर F/Q होता है। तो इसका मतलब ये E क्या है, E वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। तो भैया ये E का मात्रक है, यानी क्या, ये न्यूटन प्रति कूलाम, ये क्या है,
वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का, यहां से हमें पता चला। अब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक है तो हमें पता चल गया कौन सी राशि है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो क्या वोल्ट प्रति मीटर ये भी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक है? ठीक, क्या चीज? वोल्ट प्रति मीटर। वोल्ट प्रति मीटर, तो जरा समझिएगा, वोल्ट यानी V और मीटर है L कहो या फिर D कहो। और याद हो भैया कि E बराबर V अपान L भी तो होता है कि किसी बैटरी में भाई ये विभव और ये जो दूरी होती है उसका भाई अनुपात क्या है? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाता है। तो कहने का मतलब ये राशि हमें पता चल गई कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो यहां से देख सकते हैं कि भैया E के बराबर F अपान Q भी होता है, E के बराबर V अपान D कह लें या V अपान L कह लें। तो भैया दोनों क्या है? E का ही मतलब मात्रक है। तो और वो राशि कौन सी हो गई? तो भैया वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो गई। ठीक, आई बात समझ में? तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को लगाना है, देख लीजिएगा। चलिए आगे देखते हैं प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन देखिए भैया। अगला क्वेश्चन कह रहा 200 वोल्ट के विभव पर स्थित एक बिंदु से 250 वोल्ट पर स्थित दूसरे बिंदु तक एक आवेशित कण के गति करने पर उसकी गतिज ऊर्जा में 10 जूल की कमी होती है। तो उस कण का आवेश ज्ञात करना। बहुत सिंपल है भाई, इससे सिंपल तो कोई है ही नहीं। तो वैद्युत विभवांतर में भैया, वैद्युत विभवांतर का एक फार्मूला आपने पढ़ा है, W यहां पे मतलब V2 माइनस V1 या VB माइनस VA, हमने जैसे AB माना था यहां, तो यहां पे हम V2 V1 मान सकते हैं, बराबर W बाई Q। ठीक है, ये एक फार्मूला है। अब वैल्यू हम पुट कर देते हैं। देखिएगा, अगर हम देखें भाई 200 वोल्ट के विभव पर स्थित है और एक बिंदु से 250 वोल्ट, तो भैया V2 का मान 250 माइनस V1 का मान भैया हम 200 मान लेते हैं। और भैया यहां कार्य कितना? 10 जूल, तो 10 जूल कार्य करना पड़ रहा है। नीचे भैया कण का आवेश यानी Q का मान पूछ लिया है। तो अगर इसे देखें बच्चों, कितना भाई 250 में से 200 घटाओ 50 आ गया। ठीक है, 50 आ गया, बराबर इधर 10 बटे Q। ये काट देते हैं भैया, 5 बार में कटा। तो यहां से अगर Q बराबर ले जाएंगे, ये 1 बटे 5 आया। ठीक है, इसको हल करेंगे तो Q बराबर भैया 0.2, ये कितना आएगा कूलाम में? 0.2 कूलाम आया। ठीक, जो कि बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, कुछ भी इसमें डिफिकल्ट नहीं है। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल में 2 कमियों का उल्लेख कीजिए। भैया रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल में क्या कमियां थी? बहुत सिंपल से बताया था। पहला था परमाणु के अस्थायित्व को लेकर, यानी इलेक्ट्रॉन का स्थायित्व, क्योंकि रदरफोर्ड ने यह बताया था कि परमाणु मतलब वो इलेक्ट्रॉन क्या है, वो लगातार घूमते रहते हैं और ऊर्जा का उत्सर्जन करते हैं। जबकि भैया बोहर-बरी ने यह बताया कि परमाणु बिना ऊर्जा उत्सर्जित किए क्या है, क्या उनकी कक्षाओं में चक्कर काटते रहते हैं। क्योंकि अगर वो ऊर्जा का उत्सर्जन लगातार करते तो एक टाइम ऐसा आता कि उसकी ऊर्जा नष्ट हो जाती और इलेक्ट्रॉन नाभिक में गिर जाता, जबकि ऐसा होता ही नहीं है। तो रदरफोर्ड ने तो इसके बारे में नहीं कहा था। रदरफोर्ड की दूसरी ये कमी थी, इन्होंने स्पेक्ट्रम की व्याख्या नहीं की थी। ठीक, जो उसमें लाइमन बामर पास्चन ब्रैकेट फुंड होता है, ये श्रेणियों के बारे में यानी स्पेक्ट्रम के बारे में व्याख्या ही नहीं किया। तो ये कमियां। अब भैया कार्यफलन की परिभाषा और मात्रक, तो कार्यफलन को भी अच्छे से बताया था कि वह भाई कि मतलब किसी धातु के पृष्ठ पर किया गया वह न्यूनतम कार्य या फिर वह ऊर्जा जो उस धातु के पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन करवा सके, वही क्या होता है? कार्यफलन होता है। और ये मतलब आपका जो होता है चैप्टर है ना भैया कि प्रकाश की द्वैत प्रकृति वाला, किरणों की द्वैत प्रकृति, उसमें है। ठीक, चलिए अब आते हैं भैया खंड सा में। खंड सा में भैया सारे क्वेश्चन 3 नंबर वाले। खंड जो सा में है यही सबसे लंबा होता है। इसमें भैया खंड सा में टोटल 10 क्वेश्चन होंगे और मिला करके 30 नंबर का तो यही से रहता है।
कितने नंबर भाई? 10 क्वेश्चन होंगे, प्रत्येक क्वेश्चन का 30 नंबर, मतलब 3 नंबर, 30 कह रहे हैं, 3 नंबर मिला करके 30। ठीक, यानी खंड दा के अंदर आपके 10 प्रश्न रहेंगे। जैसे 4 के चौथे में 5 क्वेश्चन, फिर क्वेश्चन नंबर 5वें में 5 क्वेश्चन। तो चलिए देखते हैं किस तरह से क्वेश्चन आएगा। जैसे भाई 4 के कामे है, और ये थोड़ा डेरिवेशन भी रहेगा इसमें, मिक्स आपका थ्योरी बेस्ड भी रहेगा, न्यूमेरिकल भी रहेगा। पहला है, गॉस के नियम का उपयोग करते हुए एक अनंत लंबाई के एक समान आवेशित सीधे तार के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र का सूत्र उत्पन्न करना है। ठीक है। जैसे दूसरा दिया है कि परावर्ती दूरदर्शी का किरण आरेख खींचना और कार्य विधि लिख देना है। अगला क्वेश्चन जैसे है कि अनुचुंबकी, प्रतिचुंबकी तथा लौह चुंबकी पदार्थ में विभेद कीजिए और प्रत्येक का एक एक उदाहरण लिखिए। ये सब कुछ करवाया गया है, आप सबको मालूम होगा, और खासकर पे जिन्होंने वन शॉट अच्छे से देखा है। ठीक, ये अच्छे से समझाया है। ऊर्जा बैंड के आधार पर चालक, कुचालक और अर्धचालक का वर्गीकरण करना है। फिजिक्स का ही भैया ये सबसे लास्ट वाला चैप्टर। और नेक्स्ट है, जो अगला है भैया, स्वप्रेरण क्या है, मतलब स्वप्रेरकत्व क्या है या स्वप्रेरण गुणांक क्या है। और एक कुंडली का स्वप्रेरण गुणांक या स्वप्रेरकत्व 0.4 मिली हेनरी है। इसमें बहने वाली धारा का मान 0.1 सेकेंड में 1 एम्पियर से परिवर्तित हो जाता है। तो प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान ज्ञात करना है। तो भैया ये आपका जो फार्मूला होता है प्यारे बच्चों, E बराबर माइनस का जो L डी आई या डेल्टा आई अपॉन डेल्टा टी, इस फार्मूले पर लगेगा। ठीक है, इस फार्मूले पर लगना है भैया। और यहां पर अगर आप देखें तो E बराबर, अब ये L का मान कितना 0.4 मिली हेनरी है, तो ये माइनस का रहेगा 0.4 गुणे 10 के घात -3 लाएंगे तब हेनरी में बदलेगा। और उसके बाद डेल्टा आई, आई का मान कितना है 1 एम्पियर है, और नीचे ये कितना है 0.1 है। तो भैया यही हो जाएगा E बराबर, ये कितना हो जाएगा, ये तो कट जाएगा, -4 गुणे 10 के घात -3, ये वोल्ट आ जाएगा। ये भैया आंसर हो जाएगा। ठीक है, यही क्या हो जाएगा, विद्युत वाहक बल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए आ जाएंगे भैया 5, क्वेश्चन नंबर 5 में हमने बताया ना कि भैया 5-5 क्वेश्चन दिए रहेंगे। जैसे 5 के काम में है कि ट्रांसफार्मर का सिद्धांत क्या है। ठीक, और ट्रांसफार्मर क्या सिद्धांत है भैया, कि ये अन्योन प्रेरण के सिद्धांत पर काम करता है। और ऊंचाई ट्रांसफार्मर का परिपथ चित्र बनाकर उसकी कार्य विधि, यानी जो ट्रांसफार्मर का सचित्र वर्णन, क्वेश्चन वही है, तरीका पूछने का अलग हो गया है। अगला है, यहां पे अगला क्वेश्चन जो दिया गया है भैया कि समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता पर क्या प्रभाव पड़ता है जब। देखिए 3 क्वेश्चन दिया गया है। पहले भैया बोल रहा है कि समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता, फार्मूला अगर बात करें क्या होता है, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता C बराबर एप्सिलॉन नॉट इंटू ए अपॉन का डी, ये आपका मेन फार्मूला होता है। क्या होता है भैया, मेन फार्मूला। अब यहां पे प्यारे बच्चों 3 मतलब ये कंडीशन अप्लाई करना है। पहला कह रहा है कि प्लेटों के बीच की दूरी 2 गुनी कर दी जाए। तो भैया पहली कंडीशन में कह रहा है कि D का मान 2D कर दे। तो C डैश बराबर अगर हम देखें एप्सिलॉन नॉट इंटू ए अपान कह रहा है भैया 2D। तो प्यारे बच्चों एक चीज ध्यान से समझिएगा, C डैश बराबर जब मानेंगे तो ये तो 1/2 रहेगा ही रहेगा, और ये पूरा का पूरा इतना देखिए ये किसके बराबर, ये C के बराबर ही है। तो इसका मतलब कि जो धारिता है वो कितनी हो जाएगी, आधी हो जाएगी। तो पहले में क्या है, धारिता आधी हो जाएगी। समझ में आया भैया, धारिता प्यारे बच्चों क्या हो जाएगी, आधी हो जाएगी पहले में। अब उसके बाद दूसरे में समझने का प्रयास करिए। ठीक है, या फिर अगर देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा इंपॉर्टेंट है, देखते चलिए समझते चलिए। अब दूसरी कंडीशन देखते हैं, ये तो पहली कंडीशन हो गई। दूसरी कंडीशन है प्लेटों का क्षेत्रफल आधा कर दिया जाए, यानी क्षेत्रफल ए का मान आधा कर दिया जाए।
यानी अब a के स्थान पे a/2 रख दो, तो भैया c डैश बराबर एप्सिलॉन नॉट a और इसके स्थान पे a/2 कर दो और नीचे d कर दो। तो ये c डैश बराबर, इसको जब सही से लिखोगे एप्सिलॉन नॉट a, तो भैया ये नीचे ही आएगा, 2d नीचे ही आएगा। फिर से वही चीज, इतना पूरा किसके बराबर है, c के बराबर है, तो c डैश बराबर इसमें भी वही आएगा 1/2 इतने के बराबर c। यानी इसमें भी क्या हो जाएगा भैया, इसमें भी धारिता आधी हो जाएगी, धारिता का मान यानी आधा हो जाएगा। ठीक, आई बात समझ में? तो ये रहा भैया दूसरा। ठीक है, अब आगे देखते हैं तीसरा क्या दिया है। तीसरा दिया है कि प्लेटों के बीच परावैद्युत मतलब माध्यम भर दिया जाए। तो भैया कोई परावैद्युत माध्यम भर दिया जाए, ठीक है, कोई परावैद्युत। अब परावैद्युत माध्यम कोई भी, जैसे भाई कोई है ना, जैसे होता है कांच है, वायु है, कागज है, इस तरह से। तो परावैद्युत भाई कोई पदार्थ भर दिया जाए, जैसे के, ठीक है, उसका परावैद्युतांक के हो, तो C बराबर भैया जैसे आगे के लगा दें के एप्सिलॉन नॉट A/D। तो इसके मतलब भी, यानी यहां से इसका पूरे के बराबर क्या होता है, C होता है। तो यहां पर भी C डैश बराबर K इंटू C। तो इसका मतलब है धारिता बढ़ जाएगी, धारिता बढ़ जाएगी। तो ये कुछ एनसीईआरटी बेस्ड इस टाइप के भी क्वेश्चन आपके क्वेश्चन पेपर में पूछे जाएंगे। ठीक है भैया, तो धारिता बढ़ जाएगी। आई बात समझ में? तो इस टाइप का भी क्वेश्चन आएगा, तो तैयार रहना मेरे बब्बर शेर और शेरनियों। आगे क्वेश्चन पर चलते हैं भैया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रकाश के व्यतिकरण तथा विवर्तन से क्या अभिप्राय है, और व्यतिकरण की शर्तें। याद आया कुछ? प्रकाश का व्यतिकरण क्या है और कह रहा है विवर्तन क्या है, दोनों की परिभाषा पूछा है, और फिर पूछ लिया है व्यतिकरण की आवश्यक शर्तें क्या है। ठीक है, बहुत सारी शर्तें हैं। अगला, व्हीटस्टोन सेतु की संतुलन अवस्था में उसकी भुजाओं के प्रतिरोधों में संबंध स्थापित कीजिए। और प्रतिरोधों में भाई जो संतुलन के संबंध में संबंध होता है P/Q बराबर R/S। ये आप सबको बहुत अच्छे से याद होगा भैया, यानी इसी का पूरा क्या है, डेरिवेशन कह रहा है। अगला देखिए, अथवा में एक क्वेश्चन दे रखा है, अथवा में एक क्वेश्चन दिया है कि एक ही धातु के 3 तारों की लंबाइयों का अनुपात 3:2:1 तथा द्रव्यमानों का अनुपात 1:2:3 है। उनके तारों के, यानी उन तारों के प्रतिरोधों का अनुपात निकालिए। और ये बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है बच्चों। इसमें भैया सबसे पहले लंबाइयों का अनुपात दिया है, यानी L1:L2:L3। यूं कह सकते हैं कि L1 का मान, ऐसे समझो, L1 का मान 3, उसके बाद L2 का मान 2 और L3 का मान 1 है, यानी ये दिया है। और द्रव्यमान का जो अनुपात दिया है, M1 का मान कितना है, 1, M2 का मान 2, M3 का मान 3 है। तो कह रहा है कि प्रतिरोधों का अनुपात। तो भैया फार्मूला होता है, एकदम अपने जहन में डाल लो कि जब भी ऐसा कुछ पूछा जाए, R1:R2:R3, और हमेशा लंबाई और द्रव्यमान का अनुपात दिया रहेगा, तो फार्मूला होता है प्यारे बच्चों यानी L1 का स्क्वायर अपान M1 अनुपाते L2 का स्क्वायर अपान M2 अनुपाते L3 का स्क्वायर अपान M3। ये फार्मूला हमेशा के लिए याद रखो। मान इनके रख देते हैं प्यारे बच्चों, L1 का स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर बटे M1 कितना है, 1, अनुपात में कितना है प्यारे बच्चों, L2। अब L2 का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर बटे नीचे कितना है भैया, M2 यानी 2। इसी तरह से L3 1 का स्क्वायर नीचे कितना, M3 3।
अब भैया इसका वर्ग कर देना है, ये कितना हो जाएगा 3 का स्क्वायर यानी 9/1। ये कितना हो जाएगा अनुपात में, ये 2 दूना 4 और बटे में 2। उसके बाद ये 1/3। अब भैया हमें नीचे से सब कुछ गायब करना है, यानी यहां पे ध्यान समझिए, तो 2 दूना 4। अगर इसको हटाना है, नीचे ये 3 हटाना है, यानी सब में 3 का गुणा कर दो, सब में 3 का गुणा कर दो, तो ये प्योर अनुपात के रूप में निकल आएगा। तो यहां पे लिख दे रहे हैं भैया 9 3 27 अनुपात में बच्चों ये 3 दूना 6 और ये कट जाएगा और ये 1। तो यहां पे R1 अनुपात R2 अनुपात R3, यही क्या हो गया भैया, अनुपात निकल के आ गया। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आया हुआ है। यहां पे मान बदलकर जैसे 5:3:2 ऐसे दे देगा, यहां पे आपका वही चीज है उसी का विपरीत दे देगा। और यहां पर कई बार क्या है, एक ही धातु के 3 तार ना, तो यहां तांबे के तार, तो मतलब ऐसा इधर उधर थोड़ा बदलाव करेगा। उसके लिए आपको नहीं सोचना है ना, जो बहुत ज्यादा कमजोर स्टूडेंट हैं वो सोचते हैं कि पूरा का पूरा मिले तभी क्वेश्चन सही है, ऐसा कुछ भी नहीं है भैया, याद रखिएगा। तो इसको एक बार देखना जरूरी है, देख लीजिए, ठीक है। बाकी बहुत टाइम है तो हम बीच में भी थोड़ा आपके लिए ला देंगे, ऐसा कि ठीक हो जाएगा। एक बार आगे चलते हैं प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है कि परस्पर संपर्क में रखे दो पतले लेंसों के संयोजन की फोकस दूरी, ठीक है, संपर्क में रखे दो पतले लेंस के संयोजन की फोकस दूरी यानी 1/f बराबर 1/f1 प्लस 1/f2। जो डेरिवेशन कराए हैं इसके लिए बहुत सिंपल सा है, इसका निगमन कर देना है, ठीक है। ये भी 3 नंबर में आएगा आपका। अब उसके बाद शुरुआत होता है खंड या की। अब खंड जो या होगा यही जो होता है भैया खंड या ही, सारे क्वेश्चन इसमें 5 नंबर वाले होंगे, यानी क्वेश्चन नंबर 6 7 8 9, ठीक है, यहां पे याद रखना। अब उसके बाद जैसे इसमें देखते हैं, एक एक क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं भैया। क्वेश्चन किस टाइप का है कि पीएन संधि डायोड अर्ध तरंग दिष्टकारी के रूप में कैसे प्रयुक्त होता है। देखिए, एक अर्ध तरंग दिष्टकारी, एक पूर्ण तरंग दिष्टकारी, मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसके बारे में बात कर लें भैया तो ये वेरी वेरी इंपोर्टेंट है। और इसको प्यारे बच्चों 100 में 100% आपको देना होगा, ठीक है। ये सबसे लास्ट वाला चैप्टर है, सबसे लास्ट वाला, ठीक, सबसे लास्ट वाला जो चैप्टर है अर्धचालक, जो इलेक्ट्रॉनिक युक्तियां, अर्धचालक तथा इलेक्ट्रॉनिक युक्तियां से है। अथवा में इसमें आपका यही फायदा है कि भैया जो लॉन्ग वाला आएगा यानी 5 नंबर वाला आएगा प्यारे बच्चों, इसमें सब अथवा में क्वेश्चन रहेगा। मान लेते हैं आपको ये नहीं करना, अथवा में है कि दिया गया है एक ये, ठीक, न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन दिया गया है। अब उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 में आ जाते हैं कि प्रकाश वैद्युत प्रभाव क्या है और इसके नियम लिखना है, याद करो लिखाया गया है। और आइंस्टीन के प्रकाश वैद्युत समीकरण ये पूरा दिया गया है, इसकी स्थापना करना है। तो ये भी बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है और ये डेरिवेशन में आपको याद हो हमने अच्छे से समझाया था 1 शॉट में, ठीक है। तो अगला जैसे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 में अथवा दिया गया है कि दो समांतर तारों में जिसका यहाँ पर भाई परस्पर दूरी दिया है और ये एक ही दिशा में बह रही हैं और दोनों के बीच ये भाई क्या है, प्रति मीटर लंबाई पर बल्ब इतना लग रहा है, तो प्रत्येक तार में बहने वाली धारा का मान पूछा है। याद करो भैया, दो परस्पर यानी लंबाई के या दो समांतर धारा वही चालक तारों के बीच लगने वाले बल का जो व्यंजक है उसी पर ये न्यूमेरिकल आ गया है, ठीक। अब जैसे अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, तो यंग के द्विक झिल्ली प्रयोग में ये वाला भैया आपको हमने जब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 100 महत्वपूर्ण प्रश्न जब बताए थे तो भैया उसमें ये सारे टॉपिक हमने बताया था आपको, ठीक है। ये यंग का द्विक झिल्ली प्रयोग में क्या है, प्रकाश की तीव्रता के लिए पूछा है। अथवा में एक क्वेश्चन दिया है कि एकल पतली झिल्ली द्वारा एक वर्णी प्रकाश के विवर्तन प्रारूप की व्याख्या, ठीक है। और 9वें क्वेश्चन में कि रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल का वर्गीकरण करना है और इस मॉडल की कमियों को बोहर ने कैसे दूर किया ये बताना है। और ये सब कुछ बताया गया है, अच्छे से आपको बताने की जरूरत नहीं है। अथवा में नाभिक का वर्गीकरण करना है, प्रत्येक का एक उदाहरण देना है। नाभिक का वर्गीकरण का मतलब क्या है भैया, वैसे नाभिकों में अगर हम बात कर लें जैसे समस्थानिक, संभारिक, समन्यूट्रॉनिक, ठीक, वो चीज वर्गीकरण दे देना है।
ठीक, आई बात समझ में? तो ये इस तरह से आपका फिजिक्स का क्वेश्चन पेपर रहने वाला है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब बस आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी और लाजवाब टॉपिक के साथ। लव यू, बाय बाय, टेक केयर। हाँ, एक प्यारा सा कमेंट बॉक्स में छोड़ दीजिएगा।